तो ये जो विषय है आर्टिकल 19 और जो आज़ादी है प्रोटेस्ट करने की, इस पे सीधा आने से पहले मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बातें शेयर करनी है और उसके आसपास ये सारा बिल्डअप होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ प्रोटेस्ट के राइट के बारे में है। यहाँ लॉयर्स भी बैठे हैं, तो लीगली मतलब मैं नहीं क्लेम करता कि मैं बहुत साउंड आदमी हूँ, बट उसका सोशल इंटरप्रिटेशन जो है वो मैं अपने हिसाब से करने की कोशिश करूँगा। अगर बीच में कोई गलती है तो वो सुधारने का काम भी आप लोग कर सकते हैं। पहली बात यह है कि जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो ये डेमोक्रेसी जो है ये हम किस तरह से आंकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ये कहा जाता है कि ये 4 पिलर्स पे टिकी हुई है, 4 स्तंभ हैं इसके। लेजिस्लेचर, विधानपालिका, एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका और आपका मीडिया। तो जब तक ये 4 पिलर्स अपना काम सही कर रहे हैं तब तक डेमोक्रेसी है। और अगर ये पिलर्स जो हैं ये अपना काम करना छोड़ जाएं तो आपका बेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद ये डेमोक्रेसी नहीं है। और शायद हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हमें इसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बावजूद क्या हमारे ये 4 पिलर्स उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 19 जो है ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम को गारंटी करता है। तो वो 6 फंडामेंटल फ्रीडम एक बार हम देखकर और उसके सामने आज के दिन मेजर चैलेंजेस किस तरह से हैं उसको समझ के ही राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात किया जा सकता है। तो जो पहला फ्रीडम है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हर फ्रीडम के साथ एक क्लॉज है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कि सरकार कुछ कंडीशंस में उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इसको देख लेते हैं। दूसरा फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, आप इकट्ठे हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, आप अपने एसोसिएशन बना सकते हैं, अपना यूनियन बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन दिस कंट्री, इस देश में एक जगह से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की आपको जो आज़ादी है वो। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इस देश के किसी भी हिस्से में जाके रहने बसने की जो आज़ादी है वो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आपको अपना व्यवसाय करने का अधिकार और ट्रेड बिजनेस कुछ भी आप कर सकते हैं, इसकी आज़ादी आपको दी गई। अब इन सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कही गई कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट अपने लेवल पे लगा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस लिए लगा सकता है? वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगा सकता है, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए लगा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे लगा सकता है। बट दिक्कत भी वहीं से है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो स्टेट के पास है, गवर्नमेंट के पास है। मैंने आपको कहा कि डेमोक्रेसी 4 पिलर्स पे टिकी है और ये 4 पिलर्स जो हैं इनके फंक्शनिंग डिफाइन करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बट इसमें एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि पिछले कई सालों से जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जो डेमोक्रेसी में यू स्ट्रेंथन दी सिटीजन्स, आप नागरिकों को और ताकतवर बनाते हैं, लेकिन हम पिछले कुछ सालों से जो देख रहे हैं वो ये है कि हम गवर्नमेंट को और ताकतवर बनाते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट जितनी ताकतवर होगी सिटीजन्स उतने वीक होंगे, उतने कमजोर होंगे। और सबसे मेजर जो डिफरेंस आज हमको देखने को मिल रहा है वो है कि द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड सब्जेक्ट। गवर्नमेंट सिटीजन्स को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश में लगी है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक नागरिक है और एक प्रजा है। सरकार नागरिक को प्रजा बनाने की कोशिश में लगी है और जो हम प्रोटेस्ट रिएक्शंस देखते हैं वो रिएक्शन इसी बात का है कि हम नागरिक हैं, हम प्रजा नहीं, हम सब्जेक्ट नहीं।
और नागरिक और प्रजा में फ़र्क क्या है? नागरिक और प्रजा में ये फ़र्क है कि प्रजा जो है वो एट द प्लेजर ऑफ द किंग होता है, राजा की मर्जी पे होता है, और नागरिक जो है उसकी मर्जी पे सरकार होती है। दोनों में ये फ़र्क है। और अब हम जो देख रहे हैं वो है कि हम नागरिकों को प्रजा बनाने की कोशिश में लगे। अब वो कैसे लग रहा है? क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये भी डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल इन द सेंस कि अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा भद्दी गालियाँ कौन किसको निकाल रहा है, अगर वो आप थोड़ा ध्यान से देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होते। अगर केस को दर्ज करवाता भी है तो राज्य सरकारों की पुलिस आपस में भिड़ जाती है उनकी अरेस्ट को रोकने के लिए। ये हमने जर्नलिस्टों के केस में भी देखा है, जहां जितनी ज़्यादा भड़काऊ स्पीचेस दी गई हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की तो पता लगा कि एक राज्य की पुलिस के ऊपर दूसरा राज्य की पुलिस जो है वो अटैक करने लग जाती है। तो आप जो देख रहे हैं वो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम जब बात करते हैं तो वो फ्रीडम हर कोई एक साथ एंजॉय नहीं कर रहा है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड विदाउट आर्म्स। जनरली जो प्रोटेस्ट होते हैं वो विदाउट आर्म्स ही होते हैं, आर्म्स के साथ कोई प्रोटेस्ट के लिए नहीं आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें जो बदलाव आया है वो क्या है? बदलाव ये आया है कि अब आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा कि आप कब और कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। अगर आपको प्रोटेस्ट भी सरकार से पूछ के ही करना है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है उससे पूछ के करना है, उसके तय किए हुए जगह पे करना है, तो आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट का क्या नतीजा रहेगा? हिसार का मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता सकता हूँ कि ये जो हिसार मिनी सेक्रेटरीट है, धारा 144 सारा साल लगी रही यहाँ पे और अभी भी शायद लगी हो, वो कोई मुझे क्लियर करेगा उसके बारे में। इन्होंने प्रोटेस्ट साइट डिमार्केट कर रखा है, इन्होंने तय कर रखा है कि प्रोटेस्ट साइट कहाँ होगा। अगर आप मिनी सेक्रेटरीट में जाएं और जरा पता करें कि ये प्रोटेस्ट साइट कहाँ पे है, तो ये प्रोटेस्ट साइट ऐसा है कि जहाँ आप बैठें तो आपका जो ऑडियंस है ना वो सिवाय कुछ सुअर और कुछ कुत्तों के कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसे जगह पे उस प्रोटेस्ट साइट को डेजिग्नेट कर रखा। तो अब अगर इनके तय किए जगहों पे बैठ के हम प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद हम वो प्रोटेस्ट करना बेकार होगा। और एक चीज़ मैं इसमें बिल्कुल क्लियर लेके चलना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने भी कानून बनाए थे हमको बांधने के। अगर हम सब उन कानूनों को फॉलो कर रहे होते तो शायद आज हम आज़ाद नहीं होते। जो कानून हमारे बेसिक राइट्स को मतलब हर्ट करते हैं उनको चैलेंज करना भी प्रोटेस्ट है। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली की जब हम बात करते हैं तो इसका सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन हमारे सामने बहुत आता है। मैं ये भी नोटिस कर रहा था कि जब ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये प्रोटेस्ट लगभग हर राज्य में कहीं ना कहीं हुआ है। और मैं उसको फॉलो कर रहा था तो पता लगा कि केरल में कोचीन में एक महाराजा कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है वहाँ तक। सो वहाँ के कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। और उस कॉलेज में बाई चांस आज के दिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्थ से वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनके कुछ लोगों के पोस्ट में पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने एक ने लिखा है कि हमने पुलिस स्टेशन जाके प्रोटेस्ट की परमिशन के लिए लिखा तो पुलिस वालों ने हमको कहा है कि आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ हमको ये बताइएगा कि कहीं कोई ट्रैफिक डिस्टर्बेंस तो नहीं होने वाला है। अगर वो है तो उसका बंदोबस्त करना और आपको प्रोटेक्शन देना कि किसी तरह का काउंटर अटैक ना हो, वो हमारी जिम्मेदारी। तो मुझे लगा नहीं कि वो इसी देश की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे हर जगह ये होता जा रहा है कि आप पुलिस तय करेगी कि आप कब प्रोटेस्ट करेंगे, कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, या आपको प्रोटेस्ट करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी पुलिस तय करने लग रही है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, ये अगेन डाइल्यूट हुआ है। और जो भी लेबर लॉस को समझते हैं, जो लेबर कोड कोडिफाई किया है सरकार ने, उसके हिसाब से यूनियन बनाना आज के दिन इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सरकार ने इतनी बढ़ा दी है कि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप यूनियन बनाएं। रादर यूनियन बनाने की जो कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और वो निकाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम भी आपका किसी ना किसी तरीके से छीन लिया गया एक नए कानून के तहत। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दिस कंट्री, इस देश में हर जगह जाने की जो आज़ादी है
ये है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ रही है जो रीजनलिज्म या क्षेत्रवाद जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उसके साथ बढ़ रहा है। मुंबई में हमने सबने सुना कि मी मुंबई कर एक कैंपेन चला और उन्होंने टारगेट करना शुरू किया कि यूपी बिहार से जो मजदूर आते हैं उनको हम मुंबई में घुसने नहीं देंगे। वो बंद कब हुआ और कैसे हुआ? बहुत ट्रैजिक कॉमेडी वाला किस्सा है वो बंद तब हुआ जब मुंबई रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन आके रुकी और उसमें से बहुत सारे मजदूर निकले। वहाँ शिवसेना के लोग, शिव सैनिक मौजूद थे। उन्होंने उनके गमछे और वो सब देखकर उनकी पिटाई शुरू करी और बहुत पीटा उनको। और पीटने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि ये यूपी बिहार के थे ही नहीं, ये नागपुर से आए थे, महाराष्ट्र के थे, मजदूरी थे, और उन्होंने अपने ही लोगों को पीट डाला। खूब हंगामा हुआ और उसके बाद ये कैंपेन उन्होंने बंद किया। तो आप सोच सकते हैं कि हर राज्य जो है इस तरह से बाहर से आने वालों को रोकने की कोशिश करता है। हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं है। आपको याद होगा कि हरियाणा एक कानून लेके आया था कि 75% जो नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में वो हरियाणा डोमिसाइल के लोगों के लिए आरक्षित होगी, जिसकी मंथली तनख्वाह शायद 30,000 से कम हो। और उसके खिलाफ हाईकोर्ट में कौन गया? उसके खिलाफ हाईकोर्ट में फरीदाबाद से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन गया, क्योंकि जितने लघु उद्योग हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मजदूर काम करते हैं वो हरियाणा से नहीं है, वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, और वो बहुत सस्ता मजदूर है। तो उनका काम इफेक्ट होने लगा। वो हाई कोर्ट में गए और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया कि नहीं, ये सही नहीं है। तो कोशिश यहाँ पे भी है कि आप इनसाइडर आउटसाइडर करें, और इनसाइडर और आउटसाइडर वाला जो कंसेप्ट है वो अगर आप हिसार के एग्जाम्पल से भी देखेंगे तो हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप जरा जाके देखिए, आपको एहसास मिल जाएगा कि यू आर एन आउटसाइडर। 2 मिनट में आपको बता देंगे। आप यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ कैसे खड़े हैं, आप यूनिवर्सिटी से वास्ता रखते हैं नहीं रखते हैं। अब पहले क्या था? पहले ये था कि एचयू की लाइब्रेरी, मुझे याद है कि सबके लिए खुली होती थी। सिर्फ बुक्स इशू नहीं हो सकते थे, लेकिन लोग आके बैठ के पढ़ते थे। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों का हुजूम होता था वहाँ पे। अब आप कहते हैं कि नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे। तो आपने आउटसाइडर इनसाइडर तो इस लेवल पे कर लिया। तो यही फिर बड़े लेवल पे होता है। तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो इफेक्ट होगा। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना नाम डिराइव करती हैं फ्रॉम द वर्ड यूनिवर्सल। इट मीन्स लोग यूनिवर्सिटी बनाने की डिमांड क्यों करते थे? ताकि उस इलाके के लोगों को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लाइब्रेरी, उसकी एसेसिबिलिटी बढ़े, एजुकेशन का एक्सपोजर बढ़े। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये अपने आप में एक द्वीप है, आइलैंड, इसमें हम तय करेंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। दूसरा, यूनिवर्सिटीज के अंदर का जो वीआईपी कल्चर है वो भी आप देख लीजिएगा। मैंने अपनी लाइफ में अगर कहीं फर्स्ट लेडी वर्ड सुना था तो वो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की वाइफ के लिए हम शायद सुनते थे। अब वो वाइस चांसलर के लिए यूज हो रहा है कि मैडम वाइस चांसलर के जगह आप कह रहे हैं कि फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो अपने आप को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम राजा हैं यहाँ के और ये हमारा द्वीप है। और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वाइस चांसलर्स रेजिडेंस हैं, किलाबंदी हो चुकी है उसकी। मैं सिर्फ एचयू जीजेयू की बात नहीं कर रहा, एमडीयू आप जाके देखिए। एमडीयू में वाइस चांसलर रेजिडेंस के साथ ही टीचर्स रेजिडेंस हैं, और वही टीचर्स वाइस चांसलर के सामने की सड़क का इस्तेमाल करके डिपार्टमेंट नहीं जा सकते। उनको 1.5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगा के जाना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि वाइस चांसलर को अंदर ऐसा कौन सा आतंकी हमले का खतरा है, और ख़ास करके अपने ही टीचर से कैसे खतरा है। तो ये जो आइलैंड्स बनते चले जाते हैं, ये आपकी जो डेमोक्रेसी है ना उसकी रूट को हिलाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सही मायनों में डेमोक्रेसी को पालने का काम भी वही करती हैं, उसको बढ़ाने का काम भी वही करती हैं। उसके अंदर अगर आप ये माहौल बना देंगे तो देर सवेर वो सोसाइटी का माहौल बनता है, वो स्टेट का माहौल बनता है, वो देश का माहौल बनता है। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री। धीरे धीरे हर स्टेट अपने लेवल पे कानून बना रहा है कि बाहर वालों को जमीन ना बेची जाए। और हम लोगों ने भी मतलब यहाँ से वहाँ जाके सेटल होने का बहुत काम किया है। हरियाणा से बहुत लोग हैं जो गोवा में जाके सेटल हो रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं। कुछ लोग उसको इन्वेस्टमेंट के नाम पे खरीदते हैं।
कुछ लोग उसको समर होम के नाम से खरीद रहे हैं या हॉलिडे होम्स के नाम से खरीद रहे हैं, बट लोग खरीद रहे हैं। कर्नाटका में भी यहाँ से बहुत लोगों ने जाके ज़मीनें खरीदी हैं, कुर्ग के इलाके में खरीदी। स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ ऑर्डर्स निकाल दिया कि यहाँ दूसरे स्टेट के लोगों को ज़मीन ना बेची जाए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली कहाँ तक सही है, बट स्टेट ने ऐसे प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री के ऊपर रोक लगा दी। तो ये जो फ्रीडम है टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, दैट ऑल्सो इज चैलेंज्ड इन सम फॉर्म और द अदर। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये हम देखते हैं कि इसमें बहुत डिस्टिंक्शन है। अगर आप बहुत पैसा लगा के इन्वेस्ट करके कोई काम करने वाले हैं तो यू आर वेलकम एवरीवेयर, बट अगर आप ठेला लगाते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो आपके लिए तो मुश्किल करके, और उसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत खिल के बाहर आया है। और ख़ास करके अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो बहुत से एरियाज़ में जहाँ पढ़े लिखे पैसे वाले लोग रहते हैं, वो अब आपका आधार कार्ड देखना चाहते हैं आप फ्रूट बेचने आए हैं तो, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको वहाँ से भगाया जाता है। कहीं दूर की बात नहीं है, यहाँ हिसार की बात बताता हूँ आपको। हिसार सेक्टर 14 गेट नंबर 2 के सामने अंदर काफ़ी फ्रूट की रेडीज़ लगती हैं, और मैं वहाँ से एक बार कुछ फ्रूट्स खरीद रहा था। खरीदने के बाद जब मैं पेमेंट की बात की तो उसने मतलब कोई कवालियाँ लगा रखी थी, कवाली चल रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम ये कवाली सुनते हो? उसने फट बंद कर दिया उसको। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मुझे मालूम है कि ये किसकी कवाली है और मैं भी सुनता हूँ। तो उसने फिर से ऑन किया। फिर जब मैंने पेमेंट किया तो उसमें नाम कोई राम सेवक आया। तो मैंने कहा ये तुम्हारा नाम है? क्योंकि मैं जब भी ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ तो जिसका भी नाम आता है वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि कई बार गड़बड़े हो चुकी हैं। तो मैंने पूछा ये राम सेवक तुम्हारा नाम? कहता नहीं। मैंने तुम्हारा नाम क्या है? कहता आमिर खान। मैंने कहा आमिर खान का पेमेंट राम सेवक को क्यों जा रहा है? कहता यहाँ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, इसलिए हमने इससे वो सेटलमेंट कर रखा है। पेमेंट का हिसाब किताब होता है और इसको कमीशन देते हैं इसका ये UPI ID यूज़ करने के। अब इससे बदतर हालत क्या हो सकती है कि हम यहाँ तक आ चुके हैं कि नफ़रत को हम इस लेवल तक ले आए हैं। तो ये जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस अपना प्रोफेशन करने का है, इसमें भी एक क्लास एंगल है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। आर्टिकल 19 को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आर्टिकल 19 को हमें आर्टिकल 21 के साथ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, जो लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। और सिर्फ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, या फ्रीडम ऑफ एक जगह इकट्ठा होने का फ्रीडम ही नहीं है, बट दिस हैज टू बी डन विथ डिग्निटी, इज्जत के साथ। आर्टिकल 21 डिग्निटी के ऊपर स्ट्रेस करता है, लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर स्ट्रेस करता है। अब हमारी दिक्कत ये है कि हम जो प्रोटेस्ट देखते हैं और उसमें हालात देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई इज्जत वाली बात उसमें बची है। जिस तरह से हमने देखा पुलिस वाले डंडा मार रहे थे, उनको हक है रोकने के लिए लाठीचार्ज कर सकते हैं, बट घुटने के नीचे आप सीधा सर पे मार रहे हैं, आप लड़कियों के गुप्तांग पे मार रहे हैं और डेलिबरेटली टारगेट करके मार रहे हैं। तो डिग्निटी कहाँ गई? लड़कियों के जब आप कपड़े फाड़ रहे हैं तो डिग्निटी कहाँ गई? क्या आपको एक सिटीजन्स के नाते डिग्निटी के साथ प्रोटेस्ट करने का अधिकार है या नहीं? तो वो डिग्निटी कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रही है? इसमें मैं 2-3 केसेस हाईलाइट करके अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला एक श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2015 का। ये केस जो है IT एक्ट के तहत आया था। IT एक्ट में एक सेक्शन था 66A, और उस 66A में ये कहा गया था कि ऐसा कोई भी चीज पोस्ट किया जाए जो अनोइंग हो, ग्रॉसली ऑफेंसिव हो। ये टर्म यूज किया गया था। अनोइंग मतलब जिससे किसी की भावनाएं हर्ट हो सकती हैं, या जिससे मतलब जिसको किसी को बहुत बुरा लग सकता है, तो उस मामले में केस दर्ज हो सकता है और कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया था, इसको कहा था कि ये सही नहीं है, क्योंकि ग्रॉसली अनोइंग और ग्रॉसली ऑफेंसिव ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म्स हैं, ठीक है, और इसके बेसिस पे आप किसी को क्रिमिनली चार्ज नहीं कर सकते। और ये सेक्शन हटाया गया था। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच
तो देता है, बट स्टेट के पास एक्सेसिव डिस्क्रिशन नहीं। इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने लिखा था कि स्टेट मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो लगा सकता है, बट ये नहीं हो सकता है कि स्टेट के पास अनकंट्रोल्ड अनक्वेश्चनेबल डिस्क्रिशन है कि वो जो मर्जी कह के आपको रोक सकता है कि हमको बुरा लगा इसलिए हम केस कर रहे हैं। नहीं, उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस तरह से। कोई भी चीज, उसने इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि अगर आप जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं वो डिस्कशन के लिए है, जैसे हम बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, एडवोकेसी के लिए, किसी एक बात को ठीक से रखने के लिए है, तो आपको पूरा हक है अपनी बात रखने के। सिर्फ इंसाइटमेंट एक चीज है जो जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। इंसाइटमेंट मतलब आप लोगों को भड़काने के लिए कर रहे हैं और भड़का के स्टेट के खिलाफ आर्म्ड रेबेलियन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी मुद्दे पे, आप किसी सरकारी ऑर्डर चीजों को चैलेंज कर रहे हैं, वो आपका हक है, आप कर सकते हैं। एक सेकेंड केस जो मैं हाईलाइट करूंगा वो है जस्टिस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था प्रिवेसी को लेकर, निजता का अधिकार, और उसमें साफ तौर पे कहा था कि निजता का अधिकार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि अगर आपको निजता, आपकी निजता का अधिकार हम देते हैं तब आप इज्जत के साथ रह सकते हैं। अगर आपका कोई प्राइवेसी नहीं है तो आपकी डिग्निटी कहाँ से है। अब ये इस जो अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ इसमें खुल के बाहर आया। गवर्नमेंट जो है वो वीडियो प्रोफाइलिंग कर रही थी प्रोटेस्टर्स का। वीडियो प्रोफाइलिंग आप कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं आपकी फोटो इमेज उसको लेके आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं और आइडेंटिफाई करके उसकी प्रोफाइल बना के फिर मैं आपके खिलाफ केस दर्ज कर रहा हूं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम दो जगह पे। एक तो हमें ये नहीं पता है कि ये जो आपकी फोटो से आइडेंटिफिकेशन हो रही है इसमें डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है। क्या डेटाबेस आधार का यूज हो रहा है? क्या डेटाबेस आपका सोशल मीडिया का यूज हो रहा है? अगर डेटाबेस आपका आधार का यूज हो रहा है तो वो बिना आपकी सहमति के नहीं हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हो रहा है तो अगेन वो आपकी प्राइवेसी को हनन करता है, क्योंकि वो डाटा, वो कंपनियां, आप किसी भी गवर्नमेंट किसी को बिना आपकी सहमति के नहीं दे सकते। बट इसमें हो रहा है तो इसका मतलब आपकी प्राइवेसी नहीं, तो आपकी डिग्निटी कहाँ है इसके अंदर। आप छोटी छोटी बच्चियां जिनकी थे 15-16 साल की भी, उनके आइडेंटिटीज को डॉक्स किया गया, यानी कि वो उसके डिटेल्स निकाल के आपने पब्लिकली शेयर किया और उन लड़कियों को थ्रेट मिले हैं, रेप के थ्रेट मिले हैं, गालियां मिली हैं। और सबसे वर्स्ट ये हुआ है कि आपका जो मीडिया चैनल CNN IBN वो एक लड़की के घर पहुंच गया, छोटी बच्ची के घर पहुंच गया और घर पहुंच के पूछ रहे हैं कि मतलब क्या तुम उस प्रोटेस्ट में थी, क्या तुमने ऐसी बात कही, क्या तुम्हारे माँ बाप को पता है तुमने ऐसा कहा, क्या तुम्हारे माँ बाप को कैसा लग रहा है। इनको किसने अधिकार दिया? बहुत साल पहले मैं एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहा था और उसमें मीडिया के राइट्स की बात आई थी और उसमें एक जजमेंट वाला केस था, तो मुझे वो लॉ पढ़ना पड़ा और मुझे ये पढ़ के क्लियर हुआ कि मीडिया को कोई स्पेशल राइट्स नहीं। मीडिया के वही राइट्स हैं जो एक आम आदमी का है। अगर एक आम आदमी की डिग्निटी हर्ट होती है तो मीडिया को उसकी डिग्निटी हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं, उसके पास कोई प्रिविलेज नहीं। हम ही लोगों ने इसको अनकंट्रोल्ड प्रिविलेजेस दे रखे। अगर हमें इस चीज़ का पता हो तो हम रोक सकते हैं कि आप मेरे मुंह में माइक नहीं डाल सकते, आप बिना मेरी परमिशन के मेरे वीडियोस नहीं बनाएंगे। मैं पब्लिक प्लेस में हूँ, आप बना सकते हैं, बट आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते कि मैं क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा। लेकिन हमारी समझ कितनी है और हम कहाँ इस पूरे प्रोसेस में हम गवर्नमेंट को कहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने प्रोफाइलिंग कैसे किया, आपने प्रोफाइलिंग के लिए डाटा कौन सा यूज किया, और आपने प्रोफाइलिंग किया, डाटा इकट्ठा किया, वो डाटा बजरंग दल वालों के पास कैसे पहुंचा, और अगर बजरंग दल वालों के पास पहुंचा है, ये लीक हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करोगे। जब तक हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे हमारी डिग्निटी मेंटेन नहीं की जा सकती। बिना हमारी प्राइवेसी के हमारी डिग्निटी नहीं है। और इसी के साथ आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो तो वैसे ही चैलेंज हो जाएगा। कल ये यही काम करेंगे कि जो प्रोटेस्ट में थे उनकी वीडियो प्रोफाइलिंग करें, आइडेंटिफाई करें, वो लिस्ट गुंडों को दे दें, वो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद वो गुंडे आपके घर पहुंच जाएंगे, पुलिस तो आएगी नहीं आपके लिए। और आप ध्यान से देखिए, जिन लोगों ने
मतलब एक लेडी, कोई रिद्धिमा शर्मा करके है, वो सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट पे जाके महात्मा गांधी को चॉइसेस गालियां दे रही। महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को खुले में एकदम शुद्ध गालियां दे रही। वो लेडी इसके बाद गवर्नमेंट के सभी बड़े फंक्शंस में एज ए गेस्ट इनवाइटेड है। उसको इनवाइट किस कैपेसिटी में किया गया, सिवाय इस कैपेसिटी के और कोई कैपेसिटी उसके पास है नहीं। और आप आके टेलीविजन पे कहते हैं कि आपको बड़ा दुख हुआ है कि लड़कियां जो हैं वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं। ये क्या है? क्योंकि आपका सपोर्ट है तो वो अभद्र नहीं है। आपको गालियां पड़ी तो आपको बुरा लगता है, लेकिन देश के राष्ट्रपिता को गाली देते हैं तो आप में से किसी को बुरा नहीं लगा, कोई केस नहीं दर्ज हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपका एक एमएलए जो है पब्लिक गैदरिंग में माइक से माँ बहन की गालियां दे के बात कर रहा है, आपको वो भाषा अभद्र नहीं लगी? क्या कोई केस रजिस्टर हुआ? उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपको ये छोटी बच्चियां जो हैं, इन्होंने जो बोला, हो सकता है भाषा आपको पसंद ना हो। और इसमें फिर अगेन एक प्रॉब्लम आता है, लॉ से जुड़े हुए लोग इसके बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि अगर किसी ने मुझे गाली दी तो पुलिस अपने आप में जाके केस कैसे कर सकती? वो कॉग्निजेंस कैसे ले सकती? अरे मर्डर में तो ले सकती है, लेकिन मुझे गाली दी तो मैं केस करूंगा ना कि मुझे बुरा लगा? नहीं, मैं चुप हूं, पुलिस जाके केस कर रही है, अरेस्ट करने जा रही है। पुलिस का उसमें लोकस स्टैंडर्ड क्या है? अगर किसी का डिफेमेशन हुआ है तो जिसका डिफेमेशन हुआ है उसको कार्रवाई करनी चाहिए, उसको केस रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो केसेस रजिस्टर हो रही हैं छोटे बच्चों के खिलाफ कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली निकाली, प्रधानमंत्री की माँ को गाली निकाली, तो वो प्रधानमंत्री केस करे ना। प्रधानमंत्री तो आके कहते हैं मैंने तो माफ किया, तो पुलिस कैसे केस कर रही है? पुलिस थर्ड पार्टी कैसे उसमें पार्टी बन रही है? वो कॉग्निजेंस ले कैसे सकती है? तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रखी हैं, यहाँ पे आपने प्रोविजंस की धज्जियां उड़ा रखी हैं। ये कानून किसके लिए है फिर? ये कानून हमारे और आपके लिए तो लगता नहीं। अगर यही आप छूट दे देंगे इस पुलिस को, तो आपको तो मतलब कोई भी कहीं से भी आके अरेस्ट करेगा कि भाई फलाने को बुरा लगा था और हम आगे अरेस्ट करने, आपने फलानी बात फलानी जगह कही थी, तो ये आपने फलाने के लिए कही थी, वो आदमी तो सो गया, लेकिन उसकी तरफ से हम आए। तो देश में कानून का तो मजाक बना के रख दिया आपने, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि हम इस कानून की इज्जत करें। आपकी जुडिशरी की जो हालत है वो मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। जुडिशरी जो है आज, मतलब मैं ये कहूं कि झुकी पड़ी है तो गलत होगा, लेटी पड़ी है तो और भी गलत होगा। खड्डा खोद के उसके अंदर दफन है आज के दिन। क्या स्टैंड है आपका? एक चीफ जस्टिस ये कहता है कि मैं वीडियोस देखने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट। और जब इस चीज का हल्ला हुआ कि इन्होंने ऐसे कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या उठाया? नेक्स्ट स्टेप ये उठाया कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है ना, वो जो वकील खड़े होके जो चीजें रखते हैं शुरू में, वो नहीं दिखाया जाएगा। वो क्यों नहीं दिखाया जाएगा? क्योंकि उसी में तो रखा था ये कि साहब ये गलत हो रहा है, इसके ऊपर आप कोई कार्रवाई कीजिए, इमीडिएट है। और उसमें इसने मुंह खोल के कह दिया था। अब हालत क्या है उस सीजीआई की? जितने फंक्शंस में उसको गेस्ट बुलाया गया था ज्यादातर कैंसिल हो गए। एक आध में वो खुद ही जाने से मना कर गया। इतनी बुरी हालत क्यों है? आप अपनी इस इंस्टीट्यूशन की इज्जत क्यों गवा रहे हैं? लोगों का भरोसा कहां रहेगा? लोग कैसे भरोसा कर पाएंगे? मुझे केस लेके जाना है कि मेरा फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ है, लेकिन मैं कोर्ट की हालत देख लूंगा तो मुझे क्या लगेगा? और अगर मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये मान ले कि ना मेरे लिए पुलिस है, ना मेरे लिए जुडिशरी है, जो करना है मुझे ही करना है, तो आप इस देश को किस तरफ को धकेल रहे हैं? अराजकता की तरफ। फिर आप क्या मुझे कह सकते हैं कि आपने कानून मेरे अपने हाथ में क्यों लिया? ये कानून है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा। आपके सामने है ये। तीसरा केस जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, दैट इज नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस है ये ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में था, आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ। लेकिन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कही गई है कि डिग्निटी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल थिंग्स। इज्जत, एक इंडिविजुअल की इज्जत। और क्यों इतना स्ट्रेस किया गया है?
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे वो कौन से लोग थे, और उन्होंने इतना ज्यादा ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर स्ट्रेस क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अंडर द ब्रिटिश रूल ह्यूमन डिग्निटी थी नहीं। सब्जेक्ट्स थे हम, नागरिक नहीं थे, लोगों की कोई इज्जत नहीं थी। क्या लोग अपना भविष्य तय करने को स्वतंत्र थे? नहीं, वो महारानी तय करती थी कि कौन सॉवरेन होगा, लोग नहीं थे। तो हमारे जो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने ये तय किया कि हमारा हर नागरिक अपने आप में सेल्फ रेस्पेक्टिंग होगा, उसकी डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस डिग्निटी का जिक्र हर चीज के साथ जोड़ के रखा गया। आर्टिकल 21, इसको आपको स्ट्रेस करना पड़ेगा। द लास्ट केस जो मैं साइट करना चाहूंगा दैट इज अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये केस था इंटरनेट शटडाउन्स इन जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंटरनेट बंद किया गया, लगभग साल भर से ऊपर बंद रहा था, उससे जुड़ा हुआ। और कोर्ट ने उसमें क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ट्रेड ओवर द इंटरनेट आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19। कोर्ट क्या कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और ट्रेड ओवर द इंटरनेट वो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 19 के तहत, कि आप उसको इतनी आसानी से नहीं बंद कर सकते। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, आप कितना मिनट लगाते हैं, कितना टाइम लगाते हैं इंटरनेट शटडाउन के लिए, और आप सोचते ही नहीं कि कितने लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है आज के दिन, वो कहाँ जाएंगे? कश्मीर में 1 साल से ऊपर जो इंटरनेट बंद रहा, आपको अंदाजा है कि कश्मीर का टोटल लॉस कितना है? 49,000 करोड़। 49,000 करोड़ है जो उन्होंने लॉस किया जस्ट बिकॉज आपने इंटरनेट अपनी मर्जी से साल भर तक ठप रखा है। और इसमें तो वो ह्यूमन कॉस्ट तो आ ही नहीं रहा जो एम्बुलेंस सर्विसेज और बाकी चीजें इफेक्ट हुई थी, क्योंकि ऑनलाइन था ही नहीं कुछ, आप बुक ही नहीं कर सकते थे। और ये 49,000 करोड़ कौन कंपनसेट करेगा इनको? क्या किसी ने सोचा, किसी ने किया? नहीं। और अभी जो सीपी में जो बिजनेसेस ठप कर दिया आपने, ऑनलाइन ट्रेडिंग ठप कर दिया आपने, इंटरनेट ठप करके, जो लॉसेज उन ट्रेडर्स के हुए हैं, उन बिजनेसमैन के हुए हैं, रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, उनके जो नुकसान हुआ है उसको कौन कंपनसेट करेगा? क्या स्टेट ने जिम्मेदारी ली है इसकी? स्टेट ने तो नहीं ली कोई जिम्मेदारी। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब ठीक है, अब ऑन कर देते हैं। लेकिन इसी देश में एक स्टेट ऐसा भी है जिसने इंटरनेट को आपके फंडामेंटल राइट्स में स्टेट में ऐसे बिल ला के पास करके एस्टैब्लिश किया है, द स्टेट ऑफ केरला। केरल में कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से एकदम से इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपके बेसिक राइट्स में गिना गया। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ को जा रहे हैं। क्या हमारे सामने एक और स्टेट हमारे देश का है, उसका एग्जाम्पल हम क्यों नहीं ले सकते हैं? तो ये जो इंटरनेट शटडाउन है, क्या ये आपके आर्टिकल 19 को चैलेंज नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये अनुराधा भसीन वाले केस में कोर्ट ने कहा है कि करता है। बट उसी टाइम पे यू हैव द दिल्ली हाई कोर्ट, उसका स्टैंड क्या है? उसका स्टैंड है कि हम अभी नहीं सुनेंगे। और सबसे वर्स्ट केस क्या है कि जब आपने मेट्रो स्टेशंस बंद करने शुरू कर दिए, मेट्रो स्टेशंस बंद करने का जब केस मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, तो उस चीफ जस्टिस का बयान क्या था? उसका बयान यह था कि अभी तो हम लंच के लिए जा रहे हैं, लंच करके जब वापस आएंगे तब जो स्थिति होगी वो हमको बताना, फिर हम सोचेंगे इसके। कितना कैजुअल है। अगर हम इनका बंद कर दें सिस्टम, तो ये लोग हवा में तो नहीं रहते ना, ये लोग इसी सोसाइटी में पलते फूलते हैं। अगर आपकी सिविल सोसाइटी ये डिसाइड कर ले कि हम नहीं देते इनको सब्जी, हम नहीं देते इनको दालें, तुम अपने कोर्ट से खुद पैदा करो और खा लो, तब क्या इनका फंडामेंटल राइट हर्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तब ये 2 मिनट में खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और एकदम ऑर्डर पास करेंगे कि फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सरकार जो है पैरामिलिट्री लगाए, फोर्सेस लगाए इसको पूरा करने के। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लॉज एग्जिस्ट करते हैं, बट वही लॉज आज आपके सामने किस फॉर्म में पड़े हैं वो आपको देखना पड़ेगा और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। किसी पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि वो लाठियों पे कील लगा के बच्चों को मारे, या हमने कानूनी रूप से इनको ये अधिकार दे दिया है। अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर उनको सजा दिलाना हमारा फर्ज बनता है। पैलेट गन्स का इस्तेमाल जब कश्मीर में हो रहा था तब हम में से किसी ने कुछ नहीं बोला, हमको लगता था कि वो जायज़ है।
वो पत्थरबाजी करते हैं और पत्थरबाजी करने वालों के ऊपर पैलेट गन्स जायज़ हमने ठहराया। कितने बच्चों की आंखें गई, कितने लोगों की आंखें गई, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन फाइनली वो पैलेट गन कहाँ इस्तेमाल हुई? दिल्ली में, हमारे आपके बच्चों के ऊपर। एक बच्चे की आंख गई। अब हमको लगता है कि यार पैलेट गन का इस्तेमाल के ऊपर बात करनी चाहिए। और इसमें कोर्ट का स्टैंड क्या है? कोर्ट का स्टैंड ये है कि पैलेट गन के ऊपर हम पूरी तरह से बैन नहीं लगा सकते। हाँ, हम ये देखेंगे कि कब और कहाँ कैसे चलानी चाहिए। ज्यादातर यूरोपियन देशों में पैलेट गन्स के इस्तेमाल के ऊपर बैन है, कंप्लीट बैन। आप मॉब कंट्रोलिंग के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे देश में क्यों छूटा? हम इतने गए गुजरे कैसे हो गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं और जब तक हम उसकी प्रोविजंस को लेके भी स्टैंड लेने लायक नहीं होंगे, ऐसा ही चलेगा। क्या किसी आईपीएस ऑफिसर को यह अधिकार है कि वो किसी भी महिला को जाके सीधा थप्पड़ मार सकता है? हुआ? वो लड़की अलग से खड़ी थी, उसका कोई वास्ता ही नहीं, वो कुछ बोल नहीं रही थी। ये भाई साहब आराम से जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, जाके सीधा थप्पड़ मारते हैं, और वो भी हल्के हाथ से नहीं। इस पे हमारा कोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि एक आईपीएस ऑफिसर के किसी एक महिला को थप्पड़ मारने से उसका करियर थोड़ी खराब हो सकता है। आपको करियर की कितनी फिक्र है? वो आईपीएस ऑफिसर है तो क्या वो रूल बाउंड नहीं है? और रूल का वायलेशन के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या आपको इस बात की छूट देंगे कि वो आईपीएस अधिकारी है? तो फिर आप ये जो कहते हैं कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, वो कहां तक सही है? और क्यों नहीं हम उसको चैलेंज करते? जिन पुलिस वालों ने लड़कियों की गुप्तांग में डंडे मारे, उनके नाम बाहर है, पब्लिक में है। कुछ लोगों ने जाके उनके नाम से शिकायत की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं? क्या वो लीगली, कानूनी तौर पे जायज है कि आप डंडा लेके किसी के भी पीछे मारें, मतलब उसके गुप्तांग में मारें? इज इट लीगली अलाउड? तो फिर कौन है जो प्रोटेक्ट कर रहा है इलीगल चीज? अगर जो स्टेट है वो इलीगल चीजों को प्रोटेक्ट करता है, तो फिर सिटीजन से लीगैलिटी की उम्मीद क्यों करते हैं आप? सारी मोरालिटी सिटीजन के ऊपर क्यों आती है कि वो सभ्य भाषा का भी प्रयोग करे, वो पुलिस जैसा कहे वैसा भी रहे, प्रोटेस्ट भी पुलिस की मर्जी से करे, स्टेट की मर्जी से करे? इतनी उम्मीदें लोगों से क्यों करते हैं? लोगों को तो यहां काम पे लगा दिया आपने। आप लोग साबित करते रहें कि आप नागरिक हैं, आप साबित करते रहें कि आप वोटर हैं, फिर सरकार कहेगी कि आपका कोई भी दस्तावेज देख के हम मानने को तैयार नहीं है कि आप नागरिक हैं। सरकार कहती है कि आपका पासपोर्ट भी आपका सिटीजनशिप प्रूव नहीं करता है, लेकिन आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरे देश आपको अपने यहाँ अलाउ करते हैं क्योंकि आप पासपोर्ट के बलबूते पे आप इस देश के नागरिक हैं, लेकिन आपका ही देश कह रहा है कि आप नागरिकता पासपोर्ट से साबित नहीं कर सकते। तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी? गिर गई, और बहुत बुरी तरह से गिर गई। तो जो प्रोविजंस हैं, अगर रूल ऑफ लॉ सभी के लिए बराबर नहीं रहा, तो देयर विल नॉट बी एनी डेमोक्रेसी, देयर विल बी एनार्की। एंड एनार्की किसी के लिए भी अच्छा नहीं, ना मेरे लिए ना स्टेट के लिए। ये स्टेट भी परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, और सिटीजन्स भी परेशान रहेंगे, वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राइट्स को समझें, अपनी ड्यूटीज़ को भी समझें, और जहां सवाल खड़े करने चाहिए वहां सवाल करते रहें। थैंक यू वेरी मच।